चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पागरिया ने समझा वो जी। नमस्कार, चौपाल देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आपदा एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में भय की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि आपदा जब आती है तो जाहिर सी बात है कि परिस्थिति यानी कि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब मानव जीवन जब अस्त व्यस्त हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमें हर चीज़ के लिए सावधानियां बरतनी होती है। आपदा से पहले कौन कौन सी हम सावधानी रखें जिससे उपचार सही से हो सके, बचाव सही से हो सके, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी करेंगे। और आपको बता दें कि आज कार्यक्रम का विषय भी यही है कि आपदाएं और आपदा प्रबंधन। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं अमित शर्मा जी। आप उप नियंत्रक हैं नागरिक सुरक्षा से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में है राजेंद्र सिंह सिसोदिया जी। आप कमांडेंट हैं SDRF विभाग से। सर, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। राजेंद्र जी, जैसा कि आज कार्यक्रम का विषय है कि आपदाएं और आपदा प्रबंधन, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा क्या है। आपदा आपदा का सामान्य रूप में अर्थ है संकट, विपत्ति, मुसीबत, या अंग्रेजी में जिसे डिजास्टर कहते हैं। कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से व्यापक हानि हो उसे हम आपदा कह सकते हैं। मुख्य रूप से आपदाएं दो तरह की होती है। एक होती है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी होती है मानव निर्मित या मानव जनित। प्राकृतिक आपदाओं में आप बाढ़ को मान सकते हो, सूखा मान सकते हो। इसके अलावा भूकंप, तूफान, सुनामी, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसके अलावा मानव निर्मित आपदाएं या मानव जनित आपदाएं होती है, उसमें मुख्य रूप से औद्योगिक दुर्घटनाएं आती हैं, आग आती हैं, और युद्ध को हम मानव निर्मित आपदा मान सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि दो प्रकार की आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मानव निर्मित आपदाएं बहुत देखने को मिलती हैं, तो आप इसके बारे में बताएं। देखिए, जो मानव निर्मित आपदाएं होती है उनमें सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात होती है, उसमें आप उनके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि कब युद्ध अचानक शुरू हो जाएगा, कब कोई औद्योगिक दुर्घटना हो जाएगी, कब आग लग जाएगी। तो इसमें मुख्य जोर जो होता है वो आपदा के दौरान जो प्रबंधन है उस पर ध्यान दिया जाता है। जबकि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, आजकल विज्ञान और तकनीकी का युग है, तो आपको पूर्व से भविष्यवाणी मिल जाती है कि अब भारी वर्षा हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, तूफान आने की संभावना है, यहाँ तक कि भूकंप के बारे में भी कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो उसमें हम पूर्व तैयारी करते हैं। तो आपदा प्रबंधन में मुख्य रूप से दो बातें आती है कि एक तो आपदा आने से पहले किस तरह से उसकी तैयारी करें, और अगर कोई आपदा आ गई तो उस आपदा की वजह से जो जन हानि हो रही है, जो जान माल का नुकसान, पशुओं की हानि या संसाधनों का जो नुकसान हो रहा है, उसको कैसे कम किया जा सके, वो आपदा प्रबंधन का विषय है। जी बिल्कुल। अमित जी, जैसे कि आपदा के बारे में राजेंद्र जी ने बताया, तो हम जानना चाहेंगे प्रबंधन की व्यवस्था प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार से है, और मानव निर्मित आपदाएं जब होती हैं तो उसमें व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं। हाँ, देखिए, प्रबंधन का विषय वास्तव में बहुत विस्तृत है, और जैसा सिसोदिया सर ने बताया कि जो आपदा है वो किस प्रकार की है और हमें क्या चीज़ करनी है, तो वास्तव में ये बात सही है कि आपदा में क्या होता है कि हमारी कोपिंग कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि ये है कि उस वक्त जो है किसी भी परिवार पर या कोई किसी भी शहर पर या किसी भी और स्थान पर ऐसे व्यक्ति, जबकि वो उस व्यवस्था से लड़ने में या उस व्यवस्था से अपने आप को माकूल अवस्था में लाने के लिए प्रयासरत होते हैं, और वो उनके परिस्थिति से बाहर होता है, अर्थात उन्हें कोई बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तब इस प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, और इसे ही हम आपदा प्रबंधन के रूप में पहचानते हैं या जानते हैं। और आपदा प्रबंधन के रूप में अगर मैं बातचीत करूं तो देखिए, इसमें एक सबसे, अगर जिला स्तर की मैं बात करूं तो जिला स्तर पे एक DDMA एक शब्द के रूप में हम देखें, जिसे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, और ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसके चेयरमैन जो हैं वो कलेक्टर साहब होते हैं सभी जिलों में, और वास्तव में वो सिविल डिफेंस के लिए नियंत्रक का काम करते हैं, यानी कंट्रोलर सिविल डिफेंस भी कहलाते हैं। तो जो व्यवस्था बैठती है वो आपदा प्रबंधन के रूप में प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट, यानी तीनों ही अवस्था में बैठती है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले प्राइमरी व्यवस्थाएं क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, ड्यूरेशन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और बाद में किन चीज़ों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
तो जो सबसे पहला एस्पेक्ट है कि जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है, तो इसके पहले हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो एक व्यवस्था की जाती है जिसमें सभी विभागों से रिलेटेड जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे डिज़ास्टर प्लान मांगा जाता है और उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सूची मांगी जाती है। इसके अलावा उनकी आवश्यक तैयारियां इस सेशन को देखते हुए कि वो अपने आप में क्या क्या चीज़ के लिए तैयार हैं, उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या हम उसे जिला स्तर पर समेट सकते हैं या हमें राज्य स्तर पर भी उसकी कोई आवश्यकता रहेगी। इन सभी चीज़ों की चर्चा इस मानसून पूर्व कर ली जाती है और ये सभी सुनिश्चित की जाती है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन द्वारा, यानी जिला कलेक्टर्स द्वारा, जो सभी जिलों में होते हैं। इसके बाद एक और रिव्यू मीटिंग और होती है जो ये फैसला करती है कि अब हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है, यानी कि हमारे पास किन किन चीज़ों की व्यवस्था पहले से है और अगर कोई आवश्यकता है, किसी चीज़ की डिमांड करनी है तो इसे राज्य स्तर पर भिजवाया जाए, जिनमें रेस्क्यू इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ बजटरीज प्रोविजंस हो सकते हैं। इस तरीके से उनकी व्यवस्था की जाती है। और आपदा के दौरान अगर जैसे बाई चांस अब जो समय चल रहा है तो 15 जून से लेकर और 30 सितंबर तक जो है विभिन्न विभागों द्वारा कंट्रोल रूम खोले जाते हैं। तो यहाँ पर जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष खोला गया है वो डिस्ट्रिक्ट ईओसी के रूप में खोला गया है और उसके साथ साथ करीब 7 कंट्रोल रूम जो है वो नगर निगम के द्वारा खोले गए हैं और जो जेडीए के द्वारा है वो करीब 9 कंट्रोल रूम खोले गए हैं, ताकि जनता को किसी प्रकार से कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और वो सूचना समय पर उन पर पहुँचे, और या फिर वो कोई भी इससे रिलेटेड जो सूचना है या कहीं कोई उनको परेशानी आ रही है तो उसके नंबर भी हम देते हैं, वहाँ पे वो सूचना कर सकते हैं। बिल्कुल। राजेंद्र जी, जैसे कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं, है ना, उन क्षेत्रों में सरकार द्वारा किस प्रकार से, मतलब विभाग द्वारा आपके किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती हैं? वर्तमान में एसटीआरएफ का कमांडेंट हूँ, तो एज एसटीआरएफ के हेड के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपदा प्रबंधन का विषय बताते समय मैंने बताया था कि आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भाग है उसकी पूर्व तैयारियाँ। तो पूर्व तैयारियों के क्रम में मानसून सत्र है, हमें पता है कि किस इलाके में कितनी बाढ़ हर बार आती है, इस बार क्या संभावनाएं हैं, मौसम विभाग के द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे राजस्थान में 57 टीमें एसटीआरएफ की तैनात कर दी गई, ताकि जैसे ही बाढ़ आए या कहीं जल भराव की स्थिति हो तो वो तुरंत मौके पे पहुंच के और प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए 57 टीमें पूरे राजस्थान में अभी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया राज्य स्तरीय, जो कि 24 घंटे कार्यरत रहता है राउंड द क्लॉक, और उसमें किसी भी समय में अगर बाढ़ से संबंधित कोई सूचना है, जल भराव से संबंधित कोई सूचना है, कहीं मनुष्यों के फंसने की या पशुओं के फंसने की सूचना है तो उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है, और वो कंट्रोल रूम जो संबंधित स्थान पर जो नज़दीकी टीम है उनको मौके पे भेज के और रेस्क्यू कार्य करवाती है। सर, उनका हेल्पलाइन नंबर है कुछ आप इस पर? जो स्टेट कंट्रोल रूम है एसटीआरएफ का, उसका हेल्पलाइन नंबर है 8764873114। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भी 2 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, 1070 और 1077। ये निरंतर ये टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे ये कार्यरत रहते हैं। ये 24 घंटे सेवा है हेल्पलाइन नंबर की। बिल्कुल। इसके अलावा आम पब्लिक के लिए भी जो मौसम विभाग है उसके द्वारा 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप जारी किए गए हैं, एक है सचेत और दूसरा है दामिनी। सचेत ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उससे मौसम के बारे में पूर्व में जानकारी मिल जाती है कि कब किस स्थान पर कितनी बारिश होने की संभावना है, बारिश के संबंध में उसमें अलर्ट जारी होते हैं। इसी प्रकार से जो दामिनी ऐप है वो 10 किलोमीटर के दायरे में कब बिजली गिरने की आशंका है उसके बारे में पूर्व जानकारी दे दी जाती है। अगर आपको इस संबंध में पूर्व में जानकारी मिल जाए तो लोग उससे बचने के लिए जो सावधानियां बरत सकते हैं वो सावधानियां कर सकते हैं, अपना सकते हैं। जी, सचेत और दामिनी ऐप को आप डाउनलोड करके आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी सावधानियां आपको पहले बरतनी है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। सर, आपसे जानना चाहेंगे अमित जी कि ऐसे कौन कौन से आपदाएं हैं जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? देखिए, आजकल चूँकि वास्तव में तकनीकी रूप से हम काफ़ी आगे हैं और अब निरंतर जो है कहीं ना कहीं खोज चलती रहती है। इसके अलावा भी टेक्निकल एडवांसमेंट पिछले वर्षों की तुलना में अच्छा है और सटीक अनुमान अभी हमको देता है। तो मैं समझता हूँ अभी चूँकि बाढ़ के रिलेशन में अगर हम देखें तो जो जल प्रवाह की स्थिति है तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक रोल होता है। तो ख़ास तौर से जल संसाधन विभाग इसके बारे में मॉनिटरिंग भी करता है
और IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसके बारे में अधिकतर जानकारी देता है कि मौसम विषयक क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आवश्यक हैं और किस रूप में वो हमारी मदद कर सकती हैं और किस रूप में हमको चेतावनी दे सकती हैं। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ख़ास तौर से अगर मैं बाढ़ के बारे में कहूँ तो इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हाँ, लेकिन जो फ्लैश फ्लड है उसका अनुमान लगाया जाना अभी भी, जैसे अगर कोई डैम है या अगर कोई बादल अचानक से फट गया है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना रहती है जी। और अगर कहीं कोई डैम है या कोई एनीकट टूटा है तो उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। पर हाँ, निश्चित रूप से अतिवृष्टि का अनुमान लगाया जा सकता है, बादलों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। और इसके अलावा जो भी आपका जो मौसम संबंधी जितना भी है उसमें पहले सप्ताह का अनुमान लगाया जाता था और आजकल आप अगर देखें ऐप पर या आपके पास एक आपदा प्रबंधन का जो ऐप है या नहीं भी है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से एक हायरार्की, एक आपको चेतावनी भी जारी की जाती है कॉमन एरिया कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के तहत, जिसमें अगर कोई स्थान विशेष है तो वहाँ पर अगर किसी को सूचना करनी है तो उसके लिए स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू वहाँ पर उनको चेतावनी जारी की जा सकती है पर्टिकुलर एरिया में कि भाई यहाँ पे जो है बिजली चमकने की संभावना है या यहाँ पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। तो लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उनको जो भी उस साइड में रहने वाले हैं उस इलाके विशेष के जो भी मोबाइल धारक हैं उनके पास एक अलर्ट मैसेज जाता है ताकि वो उस व्यवस्था को देखें और तुरंत अपने आप को सेव कर सकें, पहले से सावधान हो जाएं। जी, जैसा कि आपने बताया आकाशीय बिजली के बारे में आपने जिक्र किया, तो जब आकाशीय बिजली जैसे कि बारिश का समय है और जगह जगह गिरती घटना आए दिन हमें देखने को सुनने को मिलती है, ऐसे में पहले से कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि अगर संभव हो तो जब आपको ये अलर्ट जारी किया गया है उस स्थिति में आपको घरों से नहीं निकलना चाहिए, कम से कम मूवमेंट रखना चाहिए। अगर आप परिस्थितिवश निकल ही गए हैं तो आपको मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर फिर भी आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ बारिश भी हो रही है और बिजली भी चमक रही है तो ये आप ध्यान रखें कि पेड़ों की जो आप सहायता लेते हैं, कई बार आप पेड़ के नीचे चले जाते हैं बचने के लिए, तो ऐसा सिस्टम नहीं करना चाहिए क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा संभावना वहीं की होती है। और आपके पास जो भी ऑर्नामेंटल जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपने चैन पहनी हुई है या अगर कोई हाथ में कोई कड़ा है या ऐसा कोई मेटलिक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप ढक के रखेंगे। उसको आप चाहें तो मतलब एक पॉलीथीन जो भी आपके पास रखी है उसमें डालकर अपने पास सही ढंग से रख सकते हैं। और जो ख़ास तौर से है, चूँकि अपनी बॉडी को आप इतना स्क्वीज़ कर लें, मतलब इतना छोटा कर लें उस मोमेंट पे अगर आप खुले एरिया में हैं, ताकि आपका जो कांटेक्ट है ज़मीन से वो मिनिमम हो जाए। उस स्थिति में हम मतलब अपने आप को बचा सकते हैं और ये सारी चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए। सर, इसी के संबंध में थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा मैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि दामिनी ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें, उससे 10 किलोमीटर के दायरे में आपको पता चल जाएगा कि आगामी कुछ घंटे में यहाँ बिजली गिर सकती है। तो पहली सावधानी तो ये बरतें कि अगर किसी एरिया में आपके पास दामिनी ऐप है और उसमें अलर्ट आ गया तो उस एरिया में आप जो अभी अमित जी ने बताया वो सावधानियाँ रखें। मुख्य रूप से आप पेड़ों की शरण नहीं लें। अगर आप वृक्ष के नीचे खड़े हैं तो ज़्यादा संभावना है कि जो बिजली का आघात है वो आप पे होगा। खुले स्थान पर न रह के और बंद मकान है उसमें जाएं, मकान की खिड़की दरवाजे बंद रखें, ये ध्यान रखें। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, विशेष रूप से मोबाइल है, उनको कोशिश करें कि बंद रखें। अगर 4-5 लोग एक साथ बैठे हैं, 4-5 मोबाइल है तो उसमें आप 3-4 मोबाइल बंद कर सकते हैं, एक मोबाइल ऑन रख के भी काम चल सकता है। तो ये सावधानियां अगर आप बरतें तो जैसे कि आपने मोबाइल का भी जिक्र किया, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सब जानते हैं, और कुछ हमारे दर्शक ऐसे हैं जो रील बनाने के प्रेमी हैं और वो रील बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है राजेंद्र जी कि जब रील बनाते हैं लोग तो घटना कुछ ऐसी घटित हो जाती है जिसकी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं ना, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो रील रहा, सेल्फी? जी बिल्कुल, उस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो भी आपदा प्रबंधन विभाग है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं कि आपदा से जन हानि नहीं हो, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। लेकिन जो हमारी सफलता है वहाँ जाकर रुक जाती है जहाँ लोग खुद लापरवाही बरतते हैं। जो लापरवाही मुख्य रूप से बरती जाती है उसमें नंबर 1 लापरवाही है, जैसे कि पिछले साल भर की अपन घटनाएं देखें जिनमें लोग पानी में डूबने से मृत्यु हुई है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण रील बनाना, सेल्फी लेना, मौके पे कोई स्टंट करते हुए इस तरह से फोटोग्राफी करना कि आदमी असावधानी की वजह से पानी में डूब के मर गया। बाकी कहीं पानी ज़्यादा भर गया, बाढ़ आ गई, उसमें कहीं जनहानि नहीं हुई, लेकिन रील बनाने में, सेल्फी लेने में, उस चक्कर में आदमी डूब के मर गए, वो ज़रूर जनहानि हुई। तो मेरी ये अपील है आमजन से कि न तो रील बनाने का कार्य करें, न सेल्फी लें, और इस तरह के कोई भी कार्य जिससे कि
उनका ध्यान उस वाटर बॉडी के पास जाने पे हट सकता है, पाँव फिसल सकता है, वो कार्य नहीं करें। बिल्कुल, ये हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आप रील बनाते हैं, आप रील बनाने की शौकीन हैं, आप सेल्फी खींचने के शौकीन हैं, तो आप खींचिए, लेकिन सावधानी के साथ में बनाइए, सावधानी के साथ में फ़ोटो खींचिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रबंधन की हमने बात करी, आपदा से पूर्व क्या प्रबंधन की जाए इसके बारे में बात करी, आपदा के समय क्या क्या प्रबंधन करें इसके बारे में हम जिक्र किया, लेकिन बात करें कि आपदा के पश्चात हम कौन कौन सी सावधानियाँ रखें कि पहले से बचाव रख सकें। देखिए, जो जनहानि हमें आपदा के समय हुई, अब आपदा के पश्चात की क्या क्या सावधानियां हैं? देखिए, एक अच्छा विषय ये है कि चूंकि हमें पता है कि इन कारणों से जो है वो हम आपदा की चपेट में आए, तो पहला तो ये है कि ये कहावत है कि आप अपने अतीत से सीखिए ताकि आप वर्तमान को सुरक्षित कर सकें और भविष्य को बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जिस भी इलाके में हैं वहाँ पे आपको जो भी कंसर्निंग एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। और मैं अगर विशेष तौर से नागरिक सुरक्षा की बात करूं तो सिविल डिफेंस टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, ये हर एक स्कूल कॉलेजेस में, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी में अनवरत जो है वो लगातार साल भर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते रहते हैं ताकि किसी भी आपदा के समय वो आदमी जो है अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस करे और उसको ये पता हो कि हाँ, मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है और हो सकता है मैं उस कॉमन मैन से थोड़ा सा अलग हटके हूँ और मैं कम से कम अपने आप को सेव कर पाऊँगा। तो पहला एस्पेक्ट तो है कि वो खुद बचे। फिर इस स्थिति में जब वो थोड़ा सा प्रशिक्षित है तो वो दूसरे आदमी को बचाने का प्रयास कर सकता है। ये तो ही पहली आवश्यकता। दूसरी बात, देखिए, आपदा के बाद रिकंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। फिर दूसरी बात, आपदा के पश्चात जो है एक फिजिकल लॉस होता है, संसाधनों का लॉस होता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है मनोवैज्ञानिक लॉस। इसको यूँ कहें कि एक साइको सोशल इंटरवेंशन की आवश्यकता रहती है। मतलब कि किसी भी कारण से अगर कोई परिवार का मुखिया कहीं जो है किसी आपदा की चपेट में आ गया तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर वो नहीं है तो उसका जो छोटा बेटा है, अब कमाने की जिम्मेदारी है छोटे पर। या फिर एक डिप्रेशन आ जाता है जो भी उसका पार्टनर है, अगर पति नहीं है तो पत्नी पे, पत्नी नहीं है तो पति पर देखी जानी चाहिए। साइको सोशल इंटरवेंशन एक जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारा विभाग है, वो भी ये कोर्स जो है फ्लुएंटली इनके साथ साथ जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं तो इन चीज़ों के बारे में भी इनको बताया जाता है। और विशेष तौर से मैं अभी एक इसके बारे में चर्चा भी करना चाहूँगा कि अगर भांकरोटा अग्नि दुर्घटना अभी आपने सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा काफ़ी, तो जिला कलेक्टर साहब ने, चूँकि वो DDMA के चेयरमैन भी हैं और खुशकिस्मती से वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी हैं, ये भी एक अच्छी बात है। उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया जिसमें उन्होंने जो भी भांकरोटा के जो पीड़ित थे उनके साथ ये साइको सोशल इंटरवेंशन के तहत एक टीमें बना के, जिसमें 2-4 लोगों की टीमें बना के उनको घर पर भी भेजा, कुछ NGOs की भी मदद ली इस बहाने, और प्रत्येक परिवार को एक आर्थिक संबल जो देखिए नियमानुसार जो देना है वो तो देना ही है, लेकिन वास्तव में उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो वो भी उनको बहुत अच्छे तरीके से संबल प्रदान किया गया, उनको कहीं ना कहीं इंगेज किया गया ताकि वो उस व्यवस्था से, उस जो आपदा वाली जो स्थिति रही उससे उबर सकें, ऐसा एक प्रयास किया गया। और रेगुलर ट्रेनिंग फ्रेम के माध्यम से एक सक्षम जयपुर के नाम से एक अभियान चलाया गया जिसमें प्रत्येक तहसील स्तर तक आपदा प्रबंधन को पहुंचाया गया कि आप किस तरीके से, आपको आपदा में किस तरीके से व्यवहार करना है या आपदा में आप अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकें। ऐसा ट्रेनिंग के माध्यम से सभी को विशेष तौर से बताया गया। तो जिनमें ग्रामीणों की भूमिका प्लस जो नरेगा में जो काम करते हैं, क्योंकि उस वक्त पता नहीं क्या स्थिति हो तो वहाँ पे उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस की जा सकती हैं, उस वक्त भी उन लोगों को किस तरीके से अपने आप को बचाना है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा की गई और एक सेमिनार का आयोजन किया गया, वर्कशॉप का आयोजन किया गया ताकि उन लोगों को सेफ किया जा सके। क्योंकि जब तक आप हमारे पास सूचना भेजेंगे और यहाँ से अपनी सहायता के लिए कोई भी टीम जाएगी, तब तक वो जो गोल्डन आवर है वो पूरा हो चुका होगा। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ रिकवरी कर पाएंगे, हम सर्च और रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। तो दोनों टीमों के साथ यही एक जो है एक एसोसिएशन रहता है कि मिनिमम लॉस हो, जैसा सर ने बताया कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करें, तो निश्चित रूप से स्वयं को अवेयर होने की भी ज़रूरत है। और बाकी आप किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक सहयोग चाहते हैं या आपका हमारे से कोई सहयोग अपेक्षित है तो उसके लिए कभी भी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं और जिला आपदा प्रबंधन का जो है
डिस्ट्रिक्ट ईओसी यानी ऑपरेशन सेंटर चल रहा है डिस्ट्रिक्ट ईओसी के नाम से, तो वहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की इमीडिएट सहायता चाहिए तो। सर अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं परिवार के साथ में और अचानक वहाँ कोई बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और हम बिना किसी तैयारी के जाते हैं, तो उस परिस्थिति को किस प्रकार से मतलब देखें, उसमें किस तरह मतलब बचाव करें? देखिए, इसके लिए वैसे तो सबसे बढ़िया है कि आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आपको इस समय क्या करना है, लेकिन अगर बाई चांस आप कहीं फंस भी गए हैं तो सबसे पहले तो अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक चीज़ जो है नेगेटिविटी सबसे बड़ी ये आती है कि उस वक्त आसपास का आपको जो माहौल होता है ना वो बड़ा अजीब सा होता है। वो कहते हैं उधर पानी आ गया, इधर पानी आ गया, यहाँ से मत जाओ। तो पहले तो स्वयं विवेक का इस्तेमाल आप करें, उसके बाद आप संगठित रूप से रहें। बिकॉज क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो हर व्यक्ति जो है बेतहाशा इधर उधर दौड़ने की कोशिश करता है, ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आप चेन के रूप में काम करते हैं जब, जैसे तो अगर आपने चेन सिस्टम बना रखा है तो आप एक दूसरे की मदद बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऐसी किसी वाटर बॉडीज़ के आसपास पहुंच गए, आपके पास बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं। जैसे बाई चांस आप किसी ऐसी वाटर बॉडी के आसपास हैं जहाँ आपका मित्र कहीं गिर गया है, तो आप वेग का इस्तेमाल ये करना है कि आपको उसके साथ नहीं कूदना है, लेकिन आपके पास पैंट है, आपके पास शर्ट है, आपके पास बेल्ट है, आपके पास और ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जोड़कर अपनी एक रस्सी बना सकते हैं, उसकी सहायता से फेंक सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये वास्तव में उस वक्त ध्यान नहीं आता। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, लेडीज़ हैं अपनी साड़ी का इस्तेमाल कर सकती हैं, अपनी चुन्नी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये चीज़ क्या है कि मतलब एक बेहतर रिस्पॉन्स के लिए, या यूँ कहें कि फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए कॉमन सेंस विद द ट्रेनिंग, ये दो चीज़ काम आती है। सर आप इसी में मैं थोड़ा ऐड करूं कि जो ट्रेनिंग और जो जागरूकता की जो बात हुई है, तो जैसे कि हमारे STRF की टीमें निरंतर रूप से जन जागरूकता अभियान और ट्रेनिंग के अभियान चलाती है। अब जैसे कि आपने बताया कि अचानक कहीं आप गए घूमने और वहाँ पानी आ गया, तो उस समय आपके पास न तो आप घर से लाइफ जैकेट लेके जाओगे और न ऐसे कोई संसाधन लेके जाओगे कि जिससे आप डूबने से बच सको। तो उस समय जो स्थानीय स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध है, जैसे कि पानी की खाली बोतलें हैं, लकड़ी है, रस्सी है, उनकी सहायता से किस तरह से बचा जा सकता है, उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग जो जन जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं उसमें STRF के जो कार्मिक हैं उनके द्वारा वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब भी इस तरह का आपके आसपास के क्षेत्र में कोई STRF का जन जागरूकता शिविर हो, तो उसमें अगर भाग लें लोग, तो वो इन चीज़ों को सीख सकते हैं। इसके अलावा हम बेसिक जो फर्स्ट एड है वो सभी लोग उसमें पारंगत होते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट एड के साथ साथ जो कृत्रिम सांस की जो CPR है, उसके लिए भी सारे STRF के कार्मिक ट्रेंड है। तो इन चीज़ों को अगर आम आदमी को भी जानकारी हो, तो अचानक अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें बचा जा सकता है। तो ये दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी भी तरह से बाढ़ संबंधित प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा है। सर, आप आमजन की समस्याएं से रोज़ मतलब आप रूबरू होते हैं, और तो किस प्रकार की समस्याएं आपको इन दिनों देखने को मिलती है? इन दिनों ज़्यादातर मौसम अभी मतलब कि बरसात का मौसम है, तो कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने को इस समय मुख्य रूप से जो समस्या आती है कि कहीं अचानक ज़्यादा बारिश हो गई और जल भराव की स्थिति हो गई, और उस जल भराव की वजह से लोगों का कोई किनारा है उससे संपर्क कट गया, पानी के बीच में फंस गए। तो उसमें हमारा जो स्टेट कंट्रोल रूम है, जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर अगर सूचना आ जाती है तो हमारी टीमें वहाँ पहुँचती है। हर एक टीम के पास में पर्याप्त संसाधन है, बोट है, तो उनको भेज के उन लोगों को निकाल सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं बहता हुआ पानी है या पानी का अज्ञात स्रोत है, तो इस मौसम में लोगों को उसके पास नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मात्र 2 फीट अगर बहता हुआ पानी भी है तो वो भी किसी कार को बहा कर ले जा सकता है, आदमी बह सकता है। कई बार हमें लगता है क्या 2 फीट पानी तो है, इसमें तो मैं आराम से निकल जाऊंगा, लेकिन इस तरह का पानी के बहाव का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो जब भी अगर कहीं बहता हुआ पानी है या रवट है तो उस पर लोग जाने से बचें। सर, आपने जैसे कि शुरुआत में बताया था कि स्कूलों में भी हम जागरूकता का अभियान टाइप में चलाते हैं, तो स्कूलों में किस प्रकार से आप बच्चों को अवेयर करते हैं? देखिए, सिविल डिफेंस की काफ़ी सारी टीमें होती हैं, और सिविल डिफेंस जो कि एक कॉमन मैन की अपनी एक संस्था है, इसको यूँ समझें, जो कि राजकीय संस्था है, और इसमें क्या वॉलंटियरशिप होती है। तो हमारे पास यहाँ हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर्स होते हैं जो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए होते हैं, और हमने सिविल डिफेंस की दृष्टि से पूरे ज़िले को 12 डिवीज़न में बांटा हुआ है। तो हर एक डिवीज़न में एक डिवीज़न वार्डन होता है, उसके अंडर में पोस्ट वार्डन और सेक्टर वार्डन होते हैं।
तो ये जस्ट लाइक चेन होती है जो कि एक मजबूत एक क्षमता निर्माण करती है किसी भी जगह पर अगर हमको ट्रेनिंग देना है उसके लिए। तो उसके माध्यम से जो हमारा वार्डन सिस्टम है वो हर एक इलाके का, चूँकि ऐसा व्यक्ति होता है जो उस इलाके का वास्तव में जानकार व्यक्ति होता है और कुछ हद तक वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, ताकि लोग बाग उसको सुने, उसकी बात को थोड़ा सा महत्व दें। इसी एस्पेक्ट में उनको डिवीज़न वार्डन भी बनाया जाता है, और जो सेल्फलेसली सेवा करना चाहता हो आपदा के समय या युद्ध के समय, दोनों ही चीज़ें इसमें एस्पेक्ट है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, चूँकि सिविल डिफेंस जो है या नागरिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो नागरिक सुरक्षा का जो पहला उद्देश्य है वो आज भी हवाई हमले से बचाने के लिए है, और 2005 आपदा प्रबंधन एक्ट के बाद इसका जो सेकेंडरी रोल है वो आपदा प्रबंधन में भी एक विशेष भूमिका रखता है। तो जब ट्रेनिंग प्रोवाइडेशन की बात होती है या जो फर्स्ट रेस्पॉन्स की बात होती है तो हमेशा सिविल डिफेंस जो है वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका में होती है। ऐसी स्थिति में हमारे लोग पहले तो प्रशिक्षित होते ही हैं, जहाँ पे हम स्टेट लेवल पे करते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल पे भी इनको एनडीआरएफ एकेडमी से ट्रेन कराया जाता है, और जहाँ तक हम स्कूलों का या जो और स्थानीय जो भी संस्थाएं उनको ट्रेनिंग कराने की बात आती है, वहाँ पर चूँकि हमने जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वार्डन सिस्टम होता है जो कि सेल्फलेस काम करता है। वो अपने क्षेत्र की ऐसी स्कूलों का चुनाव करता है जहाँ पे ऐसी कोई संभावना हो, या जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अधिकतर जो सॉफ्ट टारगेट होता है या तो छोटे बच्चे या फिर महिलाएं, ऐसा माना जाता है, हालांकि अभी नहीं है, लेकिन ये वास्तव में ऐसा क्योंकि महिलाएं घर पर होती हैं, पुरुष तो काम के लिए निकल चुके होते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनको ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हर तरह की जागरूकता आप का कार्यक्रम रखते हैं इस विषय पर। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। अमित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियों से अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपदा में किस प्रकार आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है ये आप बखूबी जान पाए होंगे, और प्रशासन की किस प्रकार से व्यवस्था है इससे भी आप अच्छे से रूबरू हैं। और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।